नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए सोशोलॉजी का पार्ट। सोशोलॉजी हिंदी में जिसे समाजशास्त्र कहते हैं। तो समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि थर्ड यूनिट से संबंधित हैं, तो थर्ड यूनिट से संबंधित सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए यूनिट नंबर थर्ड की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, समति का अर्थ बताइए। क्या राज्य और परिवार एक समति हैं? राज्य और परिवार समति के रूप में। चलिए विस्तार से जानते हैं। क्या राज्य एक समति है? इज स्टेट एंड एसोसिएशन। कतिपय विद्वान राज्य को एक समति का दर्जा नहीं देते हैं, जबकि अन्य विद्वान इसको समति का दर्जा देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राज्य को ना तो समति और ना समुदाय मानते हैं, बल्कि राज्य को संस्था के नाम से विभजित करने का प्रयास करते हैं। राज्य को एक समति मानने के पीछे तर्क यह है कि राज्य नामक संगठन का जन्म समुदाय की तरह स्वतः न होकर मानव द्वारा निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त राज्य का उद्देश्य जनता के ऊपर शासन करना है, अर्थात राज्य का संबंध समाज की शक्ति वितरण की व्यवस्था से है। समाज के अन्य कार्यों यथा धर्म, मनोरंजन, कल्याणकारी कार्य आदि राज्य की परिधि में नहीं आते हैं। विशेषकर प्राचीन समय में राज्य का कार्य केवल शासन तक ही सीमित रहता था। इस प्रकार इस दायरे में राज्य को समति माना जा सकता है। राज्य को समति न मानने वाले विचारकों का तर्क है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक वॉलंटरी न होकर अनिवार्य होती है। राज्य के उद्देश्य केवल शासन तक सीमित न होकर सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष तक फैले होते हैं। विशेषकर कल्याणकारी राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है तथा राज्य की प्रगति बहुत कुछ स्थायी होती है, जबकि समति में इन दोनों ही तत्वों का अभाव होता है। वास्तविकता यह है कि राज्य भी एक सामाजिक संगठन ही है तथा एक समिति है। आज के युग में राज्य की सदस्यता अनिवार्य न होकर ऐच्छिक हो गई है। यथाशक्ति यदि चाहे तो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। स्पष्ट है कि राज्य निश्चित भूखंड द्वारा बांधा हुआ नहीं है। राज्य एक विशाल समिति का उदाहरण है जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य हैं, विशेषकर कानून और शासन का कार्य, वर्क ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एक समिति के रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार का स्वरूप कुछ ऐसा परिवर्तित हो चुका है कि इसको प्राचीन काल की तरह समुदाय की संज्ञा न देकर समिति की संज्ञा देकर ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। आजकल तो परिवार का निर्माण किया जाता है, अर्थात संयुक्त परिवार के स्थान पर मूलभूत परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। परिवार भी किसी स्थान विशेष से आबद्ध न होकर कभी मद्रास में, कभी डिब्रूगढ़ में, तो कभी नोएडा की कॉलोनी में रहते हैं। परिवार के सदस्यों में कार्यों का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर तथा उद्देश्यों का विशेषीकरण देखने को मिलता है। परिवार को स्थापित करते समय कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। कुल मिलाकर परिवार को एक समुदाय की अपेक्षा समिति कहना ज़्यादा श्रेयस्कर हो गया है। कतिपय विद्वान परिवार को एक संस्था मानते हैं। ऐसे समय में संस्था से तात्पर्य परिवार की कार्य प्रणालियों, मूल्यों, मानकों व आदर्शों की व्यवस्था से है। समिति के रूप में परिवार से हमारा आशय व्यक्तियों के समूह में है जो कि मूर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 21 में है, समाज की परिभाषा दीजिए, समाज की विशेषताओं को समझाइए। तो आइए समाज क्या है, समाज के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सोसाइटी, पूरे विस्तार से जानेंगे। सामान्य अर्थों में समाज शब्द का प्रयोग मनुष्यों के एक समूह के लिए किया जाता है, जैसे आर्य समाज, महिला समाज, बाल समाज आदि। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पारस्परिक संबंधों में बंधे हुए जातियों के समूह को समाज कहा जाता है। निम्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं से समाज का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1, जिन्स वर्ग के अनुसार जिन्स वर्ग ने अपनी परिभाषा दी है, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंध और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं है अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। नंबर 2 पर है, र्यूटर के अनुसार र्यूटर ने एक परिभाषा दी है,
समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की पूर्णतया का बोध कराती है। नंबर 3 पर है गिडिंग्स। गिडिंग्स के अनुसार, गिडिंग्स ने अपनी खुद की परिभाषा दी है, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है। नंबर 4 पर राइट के अनुसार, राइट ने अपनी परिभाषा दी है, यह व्यक्तियों का समूह नहीं है अपितु यह समूह के व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। नंबर 5 पर मैकाइवर और पेज के अनुसार, मैकाइवर और पेज ने अपनी परिभाषा दी है, समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह और उनके विभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इसमें उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि समाज का वास्तविक आधार सामाजिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 22, समाज व एक समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाज व एक समाज में अंतर देखिए क्या है, समाज में और एक समाज में अंतर। तो समाज के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट दिया है इसमें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जबकि एक समाज के बारे में लिखा हुआ है, एक समाज व्यक्तियों का समूह है। नंबर 2 पर है, समाज अमूर्त होता है जबकि एक समाज मूर्त होता है। नंबर 3 पर है, समाज के सदस्यों की प्रक्रियाओं व्यवहारों से समानता का अभाव होता है क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों से समाज का निर्माण होता है, जबकि एक समाज के लोगों की प्रक्रियाओं व्यवहारों से समानता पाई जाती है। नंबर 4 पर पॉइंट दिया हुआ है, समाज का क्षेत्र विस्तृत तथा जटिल होता है जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सरल समाज होता है। नंबर 5 पर है, समाज में अनेकों एक समाज सम्मिलित होते हैं जबकि एक समाज समाज की एक इकाई यूनिट मात्र है। नंबर 6 पर है, समाज में भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं जबकि एक समाज के लिए भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। नंबर 7 पर है, समाज में केवल संबंध ही स्थापित सम्मिलित होते हैं जबकि एक समाज में संबंधों के साथ साथ समूह भी अंतर्निहित होते हैं। नंबर 8 एवं लास्ट है, समाज का विकास स्वतः होता है, एक समाज की स्थापना सोच समझकर की जाती है। तो ये रहे आपके अंतर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। एफ नेडेल के अनुसार, एफ नेडेल ने अपनी परिभाषा दी है, स्थूल जनसंख्या एवं उसके व्यवहार एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं अदा करने के रूप में कर्ताओं के बीच प्राप्त संबंधों की व्यवस्था अथवा प्रतिमान से अमूर्तीकरण के द्वारा हम समाज की संरचना पर पहुंच जाते हैं। नंबर 2 पर है, टालकॉट पार्सन्स के अनुसार, सामाजिक संरचना अतः संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों एवं सामाजिक प्रतिमानों साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की विशेष व्यवस्था को कहते हैं। नंबर 3 पर है, कार्ल मानहीन के अनुसार, कार्ल मानहीन ने अपनी परिभाषा दी है, सामाजिक संरचना अंतः क्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना है जिसे विचारने एवं पर्यवेक्षण ढंगों का विकास हुआ। नंबर 4 पर दिया हुआ है, जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग के शब्दों में, सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख रूप अर्थात समूहों, संस्थाओं एवं समितियों के प्रकारों तथा इनके स्वरूपों जो समाज का निर्माण करते हैं से है। रेडक्लिफ ब्राउन का मत है कि सामाजिक संरचना के घटक मानव प्राणी हैं, स्वयं संरचना व्यक्तियों की व्यवस्था से है जिनके संबंध संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित होते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले अंगों की प्रकृति में परिवर्तन भी होता रहता है किंतु इससे सामाजिक संरचना में सामान्यतया कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में है, सामाजिक समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नंबर 1 पर होगा, सामाजिक समूह के निर्माण हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पर है, सामाजिक समूह के सदस्यों में सामाजिक संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है। नंबर 3 पर है, सामाजिक समूह के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं एकता की भावना होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, मैकाइवर तथा पेज की समाज की परिभाषा दीजिए। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक संयोग, अनेक समूहों और अनेक विभाजनों को मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 26 में, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए अथवा व्यक्ति और समाज पर निर्भरता के उदाहरण लिखिए। तो आइए जानते हैं।
व्यक्ति की सामाजिक विरासत पर निर्भरता। मैकाइवर एवं पेज का कथन है कि व्यक्ति ना तो अपने आप में प्रारंभ है और ना ही अंत, बल्कि जबकि जीवन के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वह एक प्राणी शास्त्रीय व समाजशास्त्रीय सत्य है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति सामाजिक विरासत की देन है। सामाजिक विरासत के साथ हमारा संबंध बीज के जमीन के साथ संबंध से भी अधिक घनिष्ठ है। सामाजिक विरासत, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, के आधार पर ही हमारे विश्वास, मूल्य, प्रवृत्तियां आदि बनती हैं। इसी आधार पर ही हम अपने समाज की प्रथाओं, परंपराओं एवं आचरण संबंधी नियमों से परिचित होते हैं। व्यक्ति उचित अनुचित की धारणा भी सामाजिक विरासत से आधार पर ही बनाता है। आज जो कुछ भी हम जानते हैं, हमारी जो कुछ भी संस्कृति है, जो कुछ भी हमारे पास संचित ज्ञान है, वह हमारी सामाजिक विरासत है। इसी विरासत के आधार पर ही तो हम पशु से मानव बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 27 में है, व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते तो समाज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समाज व्यक्तियों में पाए जाने वाले संबंधों का जाल अथवा ताना बाना माना जाता है। संबंधों का जाल होने के नाते समाज अमूर्त होता है। अधिकांश विद्वान व्यक्तियों के समूह जो कि मूर्त होता है को समाज ना कहकर एक समाज का कहना अधिक उचित मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 28, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज के किन्हीं दो मूलभूत तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 पर है कार्य प्रणालियां, संस्थाएं जिनके द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखी जाती है। नंबर 2 पर है अनेक खंड, उपखंड और समूह का निर्माण करते हैं, अतः समाज का एक अखंड व्यवस्था के रूप में विद्यमान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 29 है, समाज में संघर्ष का क्या महत्व है? तो आइए जानते हैं। सामाजिक संघर्षों से रक्षा तथा सामाजिक एकीकरण में सहायक। सामाजिक संघर्षों से सामाजिक संस्तरण समाज की रक्षा करता है तथा सामाजिक एकीकरण में भी सहायता प्रदान करता है। सामाजिक संस्तरण के द्वारा व्यक्तियों तथा समूहों की उच्चता निम्नता के स्तरों में एक क्रम से सजाया जाता है। इससे व्यक्तियों एवं समूहों में आपस में पारस्परिक निर्भरता बनती रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं केवल उसी के द्वारा पूरी नहीं हो सकती। वास्तव में इसके लिए उसको दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह सामाजिक संस्तरण से उत्पन्न यह पारस्परिक निर्भरता एक ओर यदि समाज का संघर्षों से बचाव करती है तो दूसरी ओर सामाजिक एकीकरण में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 30 में दिया हुआ है, समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो समाज की प्रमुख विशेषताएं यह है। नंबर 1 पर है समाज की प्रकृति अमूर्त होती है। नंबर 2 पर है समाज के सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। नंबर 3 पर है समाज में समानता एवं विभिन्नता पाई जाती है। नंबर 4 पर है समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, समाज में धर्म और शिक्षा का क्या महत्व है? समाज में शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। समाज में शिक्षा के अग्र प्रमुख महत्व हैं। आइए इन सभी प्रमुख महत्वों को जानते हैं। नंबर 1 पर है शिक्षा व्यक्ति की समाज के मूल्यों, विचारों, करने योग्य कार्यों और आदर्श नियमों का बोध कराता है। नंबर 2, शिक्षा आत्मनियंत्रण का सबसे उपयोगी साधन है जो व्यक्ति की घटनाओं के वास्तविक विश्लेषण करने की बुद्धि देकर उसे समाज का उपयोगी अंग बनाती है। नंबर 3 पर है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति यह अच्छी तरह से समझ लेता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। नंबर 4 पर है शिक्षा व्यक्ति को सहयोग, प्रेम, बंधुत्व, त्याग, दायित्व का पाठ पढ़ाती है। नंबर 5 पर है शिक्षा व्यक्ति को जन्म से ही समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था से परिचित कराती है। नंबर 6 पर है शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करके रोजगार के नए अवसरों की तलाश करता है और इस प्रकार उनका सामाजिक जीवन व्यवस्थित बना रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, मानव तथा पशु समाज में सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर अंतर लिखिए। सामाजिक सांस्कृतिक अंतर, सोशल कल्चरल डिस्टिंक्शन। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। मानव और पशु समाज में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अनेक अंतर हैं। इसी दृष्टिकोण से किंग्सले डेविस ने मानव और पशु समाज के अंतर को सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट किया है। दोनों समाजों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व जैसे यौन संबंधी व्यवहार, भाषा, प्रतीक, लेखन, व्यवहार प्रतिमान, नियम, परंपराएं, कार्य करने के ढंग तथा सामूहिकता की भावना आदि एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं।
इस मानव और पशु समाज का वास्तविक अंतर सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर समझा जा सकता है। संस्कृति के आधार पर अंतर, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। मानव समाज संस्कृति का अधिकारी होता है। मानव के पास औतिक और भौतिक दोनों प्रकार की संस्कृति होती है। इन दोनों प्रकार की संस्कृति में भिन्न प्रकार के नियम, प्रथा, परंपरा, कानून, साहित्य, धर्म, विज्ञान, मकान, फर्नीचर, मोटर कार आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक इकाइयों के बीच मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। साथ ही मानव समाज में सांस्कृतिक श्रेष्ठता को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात मानव समाज में शारीरिक शक्ति को श्रेष्ठ न मानकर व्यक्तिगत योग्यता को श्रेष्ठता प्रदान की जाती है। इसके विपरीत पशु समाज में संस्कृति जैसी चीज नहीं होती। इस समाज में जो पशु अधिक शक्तिशाली होता है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात पशु समाज में न्याय नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, समति का अर्थ बताइए। क्या राज्य और परिवार एक समति हैं? तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, यह दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका हम पूरा जवाब नहीं पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाए गए संगठन को हम समिति कहते हैं, जबकि कार्य करने के संगठित और सिद्ध ढंगों एवं कार्य प्रणालियों को हम संस्था कहते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ कार्यों को संस्थागत करने की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे हम सभी अपने जीवन में दूसरों को शिक्षा देने और प्राप्त करने का कार्य किया करते हैं, फिर भी ना तो हम सभी शिक्षा की संज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, ना विद्यार्थी की। जिन समाजों में पढ़ने पढ़ाने के कार्य को संस्थागत कर दिया जाता है, वहाँ शिक्षा का अस्तित्व मिलता है। इस प्रकार जहाँ भी किसी प्रकार की संस्था मिलती है, किसी न किसी समिति का अस्तित्व पाया जाना भी स्वाभाविक ही है। जैसे विवाह संस्था के साथ परिवार समिति, शिक्षा संस्था के साथ विद्यालय, प्रशासन के साथ राज्य आदि। इसके अतिरिक्त कभी कभी अनेक समितियां एक ही संस्थागत कार्य कर सकती हैं। जैसे विभिन्न स्कूल, विद्यालय, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी एक ही समिति विभिन्न संस्थागत कार्यों को भी कर सकती है। जैसे कोई कार्य करते हैं, इसी प्रकार कभी कभी एक ही समिति विभिन्न संस्थागत कार्यों को भी कर सकती है। जैसे कोई भी आर्थिक समिति व्यापार के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मशाला, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्रों को भी व्यवस्था कर सकती है। समिति और संस्था के संबंध में और भी स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम समिति के सदस्य होते हैं, ना कि संस्था के। समिति व्यक्तियों का एक संगठन होता है जिसे हम देख सकते हैं और इसका एक स्थान भी होता है, परंतु संस्था का कार्य प्रणालियों की एक अवस्था है और इसका कोई स्थान नहीं होता। कहने का आशय है कि समिति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त। अतः हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, ना कि विवाह के। विद्यालय के सदस्य होते हैं, ना कि शिक्षा के। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में समिति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ और भी समिति के बारे में जान लेते हैं। समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से सामान्य हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जब कभी कुछ व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं तो समिति का निर्माण होता है। यह व्यक्तियों का एक मूर्त समूह है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। समिति और समाज में पाए जाने वाले दो प्रमुख अंतर बताइए। तो नंबर 1 है, समिति का निर्माण विचार पूर्वक एवं जानबूझकर किया जाता है, जबकि समाज का निर्माण स्वतः स्वाभाविक ढंग से होता है। नंबर 2 पर है, समिति व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होने के कारण अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, समिति और समुदाय में पाए जाने वाले प्रमुख दो अंतर बताइए। तो क्वेश्चन पहला अंतर है इसमें, समिति के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जबकि समुदाय का उद्देश्य सामान्य जीवन व्यतीत करना होता है। नंबर 2 पर है, समिति का निर्माण शीघ्रता से होता है। मनुष्यों के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्र होते ही इसकी स्थापना हो जाती है, जबकि समुदाय का निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में है, संस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसके दो उदाहरण दीजिए। संस्था नियमों या कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार संस्थाएं
सामूहिक व्यवस्था की विधि की दशाओं या स्थापित प्रतिमानों को कहते हैं। विवाह एवं परीक्षा प्रणाली के इसके दो उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 में है, संस्थाओं का क्या महत्व है। किसी भी समाज में संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्थाओं का विकास मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। संस्थाएं संबंधित समाज का समूह के सदस्यों का मार्गदर्शन करती हैं, उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखती हैं तथा उनमें अनुरूपता विकसित करती हैं। संस्थाओं द्वारा ही विवाह की संस्था स्त्री को पत्नी तथा पुरुष को पति की स्थिति प्रदान होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, समुदाय और सम्मति में अंतर बताइए। नंबर 1 है, समुदाय का निर्माण स्वतः होता है जबकि सम्मति का निर्माण सचेत रूप से किया जाता है। नंबर 2 पर है, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है जबकि सम्मति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नंबर 3 पर है, समुदाय में व्यक्ति का सामान्य जीवन व्यतीत होता है जबकि सम्मति में उसके विशिष्ट उद्देश्य ही पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 41, संस्था को परिभाषित कीजिए। तो आइए संस्था को परिभाषा के रूप में जानते हैं। समनर के अनुसार समनर ने परिभाषा दी है, संस्था के अंतर्गत अवधारणा, विचार, मत, सिद्धांत, स्वार्थ और संरचना सम्मिलित होती हैं। इसी भांति ऑगबर्न तथा निम्कॉफ के अनुसार, यानी कि ऑगबर्न तथा निम्कॉफ ने अपनी परिभाषा दी है, सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थायी प्रणालियों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है, सम्मति के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें नंबर 1 पर है मानव समूह। मानव समूह में है, सम्मति के निर्माण के लिए 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है क्योंकि अकेला व्यक्ति सम्मति का निर्माण नहीं कर सकता। नंबर 2 पर है सामान्य उद्देश्य। सम्मति की स्थापना का दूसरा अनिवार्य तत्व व्यक्तियों के हितों में समानता है जबकि सामान्य हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति सहयोग द्वारा अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है, सम्मति एवं संस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। सम्मति एवं संस्था में अंतर। नंबर 1, सम्मति व्यक्तियों का एक संगठन है जबकि संस्था नियमों की एक व्यवस्था है। नंबर 2 पर सम्मति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त होती है। नंबर 3 पर सम्मति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है जबकि संस्थाएं स्वतः एवं धीरे धीरे विकसित होती हैं। नंबर 4, मनुष्य सम्मति का सदस्य हो सकता है जबकि संस्थाओं की सदस्यता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44। क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राथमिक समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप्स। कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहा है। कुछ समूहों को कूले ने प्राथमिक इसलिए कहा है क्योंकि महत्व की दृष्टि से इनका स्थान प्रथम और प्रभाव प्राथमिक है। कूले ने इस प्राथमिक समूह की निम्नांकित परिभाषा भी दी है। प्राथमिक समूह से अभिप्राय उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग से है। वे प्राथमिक अनेक अर्थों में हैं किंतु मुख्यतः इस अर्थ में व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है, मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधों का परिणाम अनेक व्यक्तियों का एक संपूर्णता में घुल मिल जाना है जिससे कि अपना व्यक्तित्व कम से कम अनेक उद्देश्यों के लिए समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता की अभिव्यक्ति करने के लिए संभवतः सबसे सरल तरीका यह है कि इसे हम शब्द द्वारा संबोधित कर सकें। इस संपूर्णता में इस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकता की भावना पाई जाती है जिसके लिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 में है, प्राथमिक समूह की 2 बाहरी विशेषताएं बताइए। नंबर 1 पर शारीरिक निकटता। प्राथमिक समूह के सदस्यों के लिए शारीरिक निकटता का होना आवश्यक है जिसे कूले ने आमने सामने का संबंध कहा है। नंबर 2 पर समूह की लघुता। प्राथमिक समूह की दूसरी विशेषता उसका लघु स्वरूप है। समूह की लघुता के कारण ही सदस्यों में घनिष्ठता का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, द्वितीयक समूह क्या है। तो द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह से पूर्णतया विपरीत होते हैं। इन समूहों के सदस्यों की संख्या विस्तृत होती है और उनके संबंध प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होते हैं। द्वितीयक समूहों के लिए आमने सामने के संबंधों और घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनके संबंध ना तो व्यक्तिगत, ना स्वयं साध्य और ना संपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 में है, द्वितीयक समूह की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। नंबर 1 पर है, कार्यों के अनुसार
अनुसार स्थिति। द्वितीयक समूह में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति उसके कार्यों पर निर्भर होती है। इनमें व्यक्ति जन्म के आधार पर नहीं जाने जाते बल्कि कार्य के आधार पर जाने जाते हैं। नंबर 2 पर है सदस्यों में व्यक्तिवाद। द्वितीयक समूहों के सदस्यों में व्यक्तिवाद विकसित हो जाता है क्योंकि उनके संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है द्वितीयक समूह के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो आइए जानते हैं द्वितीयक समूह के प्रमुख कार्य। नंबर 1 पर है द्वितीयक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विशेषीकरण करने में योगदान देते हैं। नंबर 2 कार्य है द्वितीयक समूह व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में भी योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। आइए जानते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह ये लघु समूह होते हैं, जैसा कि चार्ल्स कूले ने कहा है कि इसमें 2 से लेकर 50 या 60 सदस्य होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में ये काफ़ी बड़े समूह होते हैं। इनके सदस्यों की सीमा निश्चित नहीं होती है। नंबर 2 पॉइंट दिया हुआ है प्राथमिक समूह में ये स्थानीय या छोटे से क्षेत्र में फैले होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह वाले ये बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है प्राथमिक समूह में इनमें आमने सामने के संबंध होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में इनमें दूर का संबंध रहता है। आइए पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। इनके सदस्यों के पारस्परिक संबंध होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में इनके सदस्य यदि कभी मिलते भी हैं तो थोड़े समय के लिए। प्राइमरी में ये समूह सरल व आदिम समाजों में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में ये समूह जटिल तथा सभ्य समाजों में पाए जाते हैं। प्राथमिक में ये समूह ग्रामीण जीवन में होते हैं, जबकि द्वितीयक में ये समूह नागरिक जीवन में होते हैं। प्राथमिक में देखते हैं पॉइंट नंबर 7 इन समूहों के सदस्यों के संबंध घनिष्ठ निकट तथा वैयक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीयक में इन समूहों में घनिष्ठता निकटता तथा वैयक्तिक संबंधों का अभाव रहता है। तो आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 8 को। इनके सदस्य एक दूसरे व्यक्तियों के संबंध रूप से मिलते हैं, जबकि द्वितीयक में इनके सदस्य एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप में न मिलकर किसी एक व्यवसाय के प्रतिनिधि कर्मचारी के रूप में मिलते हैं। पॉइंट नंबर 9 को देखते हैं। प्राइमरी में यह समूह अपने आप में उत्पन्न होते हैं, जबकि द्वितीयक में इन्हें कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। इसमें पॉइंट नंबर 10 है प्राइमरी में इन समूहों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, जबकि द्वितीयक में इन समूहों का विशेष उद्देश्य होता है, इसीलिए किम्बाल ने इन्हें स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स कहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है समाज से आप क्या समझते हैं, मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो आइए जानते हैं। समाज सामान्य अर्थों में समाज शब्द का प्रयोग मनुष्यों के एक समूह के लिए किया जाता है, जैसे आर्य समाज, महिला समाज, बाल समाज आदि। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पारस्परिक संबंधों में बंधे हुए जातियों के समूह को समाज कहा जाता है। आइए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। समाज की प्रकृति अमूर्त होती है। नंबर 2 पर समाज के सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। नंबर 3 पर समाज में समानता एवं विभिन्नता पाई जाती है। नंबर 4 पॉइंट है समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। मानव समाज तथा पशु समाज में क्या अंतर है। हम इसको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और आइए फिर से जान लेते हैं। मानव समाज संस्कृति युक्त समाज होता है, जबकि पशु समाज में संस्कृति का अभाव पाया जाता है। एवं मानव समाज में संस्कृति सामाजिक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। विकसित नंबर 2 है इसमें विकसित श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण मानव समाज की प्रमुख विशेषता है, जबकि पशु समाज में इनका अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। मानव समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं मानव समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1 मानव समाज में शारीरिक रचना समान होती है। नंबर 2 मानव समाज में विकसित भाषा पाई जाती है, इसी के माध्यम से व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान होता है। नंबर 3 मानव समाज में पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। मानव तथा पशु समाज में समानताएं लिखिए। मानव और पशु समाज में समानताएं जानते हैं क्या क्या हैं। मानव तथा पशु दोनों में समाज में रहते हैं, इसीलिए समाज की कुछ सामान्य विशेषताएं इन दोनों प्रकार के समाजों में पाई जाती हैं।
समानताओं के प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, दोनों प्रकार के समाजों में जनसंख्या में प्रजनन द्वारा निरंतरता पाई जाती है। नंबर 2 पर है, मानव तथा पशु दोनों के समाजों में श्रम विभाजन पाया जाता है। इस दृष्टि से दोनों प्रकार के समाजों में पारस्परिक निर्भरता भी देखी जा सकती है। नंबर 3 पर है, दोनों प्रकार के समाजों में सदस्यों के बीच संपर्क की प्रेरणा पाई जाती है। नंबर 4, दोनों प्रकार के समाजों में सहयोग एवं संघर्ष पाए जाते हैं। नंबर 5 है, दोनों प्रकार के समाजों में समानता एवं असमानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। समुदाय का अर्थ लिखिए, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा समुदाय से आप क्या समझते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए विस्तार से इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। समुदाय का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। जब किसी समूह के सदस्य अपने समूह से किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति के कारण संबंधित नहीं होते, बल्कि उसमें अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जो ऐसे छोटे एवं बड़े समूह का समुदाय कहा जाता है। समुदाय एक ऐसा बृहत मानव समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहता है। इस प्रकार समुदाय एक मूर्त संगठन है। विभिन्न विद्वानों ने समुदाय के निम्नलिखित एवं निम्न प्रकार की परिभाषाएं भी दी हैं। नंबर 1 पर है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। नंबर 2 पर है मैकाइवर एवं पेज। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। नंबर 3 पर बोगार्ड्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें एक मात्रा तक हम की भावना होती है, तभी वह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। नंबर 4 पर ऑगबर्न और निम्कॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भूभाग में निवास करता है और इसमें जीवन की सामान्य दशाओं को प्राप्त करता है। समुदाय की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। समुदाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। नंबर 1, स्वतः विकास। समुदाय का विकास स्वयं होता है। कभी भी कुछ व्यक्ति किसी निश्चित समय पर अपने प्रयत्नों से समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि जब कुछ व्यक्ति एक स्थान पर आकर स्थायी रूप से बस जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें अपनत्व की भावना का स्वयं ही विकास होने लगता है। ये अपने साथियों से हम की अभिव्यक्ति करने लगते हैं और इस प्रकार समुदाय का विकास होने लगता है। नंबर 2, स्थायी पतन। प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हैं। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोश समूह आदि को हम समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 3 पर है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय एक विशेष नाम के द्वारा पहचाना जाता है। इस विशेष नाम से संबंधित रहने के कारण ही एक समुदाय के सदस्य मानसिक रूप से अपने को एक दूसरे के निकट समझते हैं। नंबर 4 पर है सामान्य जीवन। एक समुदाय की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उसके सदस्यों का सामान्य जीवन है। नंबर 5 पर है नियमों की एक सामान्य व्यवस्था। जिन्स वर्ग के अनुसार जानते हैं क्या कहते हैं, एक समुदाय के सभी सदस्यों के व्यवहार समान नियमों के द्वारा नियंत्रित रखे जाते हैं। सामान्य नियमों से प्रभावित होने से सदस्यों में समानता की भावना बनी रहती है और इसी आधार पर सहयोगी की भावना में वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट है कि एक समुदाय में नियमों की एक सामान्य अवस्था पाई जाती है। नंबर 6 पर है व्यापक उद्देश्य। समुदाय किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, वर्ग या विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करने सभी व्यक्तियों एवं समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। नंबर 7 पर है आत्मनिर्भरता। समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह होता है। यह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। नंबर 55 है समुदाय का अर्थ लिखिए, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं समुदाय का अर्थ एवं उनकी परिभाषाएं। यदि समुदाय शब्द का विश्लेषण किया जाए तो इसको लैटिन भाषा के COM कॉम तथा म्यूनिस शब्द का योग कहा जा सकता है। प्रथम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, तथा दूसरे का अर्थ है सर्विंग या सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ है साथ मिलकर सेवा करना, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समुदाय का यह शाब्दिक अर्थ पर्याप्त नहीं है। समाजशास्त्रीय अर्थ में जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर सामान्य जीवन व्यतीत करता है तो उसे समुदाय
कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, समुदाय के आवश्यक आधार व विशेषताएं। समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों में समुदाय की विशेषताओं को लेकर एकमतता नहीं है, किंतु सामान्य तौर पर समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं दी जा सकती हैं। नंबर 1 पर स्थानीय क्षेत्र, नंबर 2 पर जनसमूह, नंबर 3 पर सामुदायिक भावना, नंबर 4 सामान्य जीवन, नंबर 5 स्वतः जन्म, नंबर 6 आत्मनिर्भरता, नंबर 7 विशिष्ट नाम, नंबर 8 पर है सर्वमान्य नियम। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं, क्या जाति एक समुदाय है? स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं, क्या जाति एक समुदाय होती है? जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जाति किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को लेकर नहीं, वरन अपने सामान्य हितों को लेकर कार्य करती है। जाति को अलिखित सामान्य नियम होते हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। जाति के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। इन विशेषताओं के कारण कुछ लोग जाति को भी समुदाय मानते हैं, परंतु जाति को निम्नलिखित कारणों से समुदाय को श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। नंबर 1, समुदाय का प्रमुख आधार एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसका जाति में पूर्णतया अभाव पाया जाता है। एक जाति के व्यक्ति संपूर्ण विश्व में भी फैले हो सकते हैं। नंबर 2, एक जाति अनेक उपजातियों में बटी होती है। ऐसी स्थिति में सामुदायिक भावना जाति के लिए केंद्रित न होकर उपजातियों में विभाजित हो जाती है। नंबर 3 पर है, समुदाय का आधार समानता है, परंतु जाति में ऊंच नीच की भावना रहती है। नंबर 4 पर है, समुदाय के सदस्य सामान्य नियमों में बंधे होते हैं, परंतु जाति का कोई सर्वमान्य नियम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या नगर एक समुदाय है? स्पष्ट कीजिए। समुदाय की अनेक विशिष्टताएं नगर में मिलती हैं। उदाहरण के लिए समुदाय के समान ही नगर का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है तथा उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह भी होता है। नगर का भी प्रायः विकास होता है। यह कहना कठिन है कि अमुक नगर कब बना। वास्तव में नगर का जन्म स्वतः ही होता है। नगर में भी हम की भावना पाई जाती है। यह सत्य है कि गांव की अपेक्षा कम होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बनारस का व्यक्ति भारत के किसी क्षेत्र में रहकर किसी व्यक्ति से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, और वह कह देता है कि मैं बनारस में रहता हूँ, यह सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रसन्नता का कारण नगरवासियों में पाई जाने वाली हम की भावना है। अतः हम कहते हैं कि नगर एक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 58 है, समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। समुदाय और समाज में निम्न अंतर है। नंबर 1, समूह संबंधी अंतर। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। नंबर 2, मूर्त और अमूर्त का अंतर। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त है, जबकि सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। नंबर 3, निश्चित भूभाग संबंधी अंतर। समुदाय के लिए निश्चित भू क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं। नंबर 4, सामुदायिक भावना का अंतर। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। दूसरी तरफ समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। नंबर 5 पर है, नाम में भी अंतर होता है। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। यह समाज का एक भाग है। अतः एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। समाज का अपना कोई नाम नहीं होता, यह व्यापक है। अतः एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। नंबर 6 पर है, प्रकृति संबंधी अंतर। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, जबकि समाज की प्रकृति समग्रता या पूर्णतया की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 59 में है, समिति का आशय क्या है या समिति का स्पष्ट कीजिए। समिति का अर्थ मीनिंग ऑफ एसोसिएशन जानते हैं। जब व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नियमों के द्वारा एक विशेष संगठन का निर्माण करते हैं, तो हम इसी संगठन को समिति कहते हैं।
स्पष्ट है कि समितियां आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न तरीकों से करता है। नंबर 1, सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। वे अपने साथियों के हितों अथवा अहितों पर ध्यान न देकर उन्हें तरीकों को अपनाएं जिनसे केवल उन्हीं को लाभ होता है। नंबर 2, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करे और उन वस्तुओं को स्वयं को प्राप्त करने का प्रयत्न करे जिन्हें यह मूल्यवान समझता है। नंबर 3 पर है, व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ विशेष नियमों के अनुसार मिलजुल कर कार्य करता है और सहयोग के द्वारा पारस्परिक उद्देश्यों को प्राप्त करना का प्रयास करता है। अतः ऐसा संगठन जिसे कुछ व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित करें और इसमें संबंधित व्यक्ति आपस में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सहयोग दें तो उसे हम समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, समिति की प्रमुख विशेषताएं बताइए या समिति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आइए जानते हैं समिति की प्रमुख विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। नंबर 1 पर है मूर्त संगठन। समिति व्यक्तियों को वह समूह है जो सामान्य उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के निर्माण का प्रथम आधार व्यक्ति है जिसे हम देख सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं। नंबर 2 पर है जानबूझकर स्थापना। समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होने के कारण व्यक्ति उनकी स्थापना तभी करते हैं यदि उद्देश्य व्यावहारिक प्रतीत होते हैं, तभी समिति की स्थापना की जाती है। इसी आधार पर समिति को जानबूझकर स्थापित किया जाता है, एक संगठन कहकर परिभाषित भी किया जाता है। नंबर 3 पर है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक समिति की स्थापना किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान दे रखकर किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता जबकि समिति की स्थापना पहले की गई हो और उसके उद्देश्य बाद में निश्चित किए गए हों। नंबर 4 पर है औपचारिक संगठन। एक समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। वास्तव में समिति के सदस्यों का पारस्परिक संबंध कुछ निश्चित नियमों व कानून के अनुसार नियंत्रित व परिचालित होता है। नंबर 5 पर है अस्थायी प्रकृति। समाज के विपरीत समितियां कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। प्रत्येक समिति का निर्माण कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। जैसे ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है वह समिति भंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, समिति की परिभाषाएं लिखिए। तो आइए जानते हैं समिति की परिभाषाएं क्या हैं। डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएशन। समिति के संदर्भ में कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। मैकाइबर और पेज ने अपनी परिभाषा दी है। समिति वह समूह है जो कि किसी एक हित अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित हुआ है। नंबर 2, बोगार्ट्स ने परिभाषा दी है। प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने वाले संगठन को ही समिति कहते हैं। गिलेन और गिलेन के अनुसार यानी कि गिलेन ने अपनी परिभाषा दी है, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किन्हीं निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत कार्यपालिकाओं और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62 में दिया हुआ है, समिति के प्रकारों को लिखिए। सभी प्रकार की समितियों को मुख्य रूप से निम्न प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, शैक्षणिक समितियां। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र परिषद, वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मंडल आदि समितियां आती हैं। नंबर 2, राजनीतिक समितियां। राजनीतिक समितियों में विभिन्न राजनीतिक दल आते हैं। नंबर 3, मनोरंजनात्मक समितियां। मनोरंजनात्मक समितियों के अंतर्गत व्यायामशाला, क्लब, नाट्य मंडल, खेलकूद परिषद आदि आते हैं। नंबर 4 पर है आर्थिक समितियां। आर्थिक समितियों के अंतर्गत व्यापारिक समितियां, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां आदि आते हैं। नंबर 5 पर है सांस्कृतिक समितियां। सांस्कृतिक समितियां के अंतर्गत जैसे रामकृष्ण मिशन, धार्मिक समाज आदि। नंबर 6 पर है सेवा एवं समाज कल्याण समितियां। इन समितियों में अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, संस्था को परिभाषित कीजिए। संस्था और समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्था की परिभाषाएं आइए जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
तो इसको सबसे पहले बोगार्ट्स के अनुसार जानते हैं। बोगार्ट्स ने एक अपनी परिभाषा दी है। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जा सकता है। नंबर 2 पर एल्वुड के अनुसार, एल्वुड ने परिभाषा दी है, संस्थाओं से तात्पर्य आपस में रहने के आचार्य व्यवहार के तरीकों से है जिनको समुदाय की शक्ति द्वारा स्वीकृत, क्रमबद्ध और स्थापित किया गया है। नंबर 3 पर रॉस के अनुसार, रॉस ने अपनी परिभाषा दी है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित या स्वीकृति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का एक समूह होता है। नंबर 4 पर है ऑगबर्न और निमकॉफ ने अपनी परिभाषा दी है, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। संस्था और समुदाय में अंतर, आइए जानते हैं संस्था और समुदाय में क्या अंतर होता है। समुदाय निश्चित भूभाग पर सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जिसमें हम भावना वी फीलिंग पाई जाती है। संस्था कार्य करने के ढंग अथवा कार्यप्रणाली, संस्था और समुदाय में अग्रलिखित आधारभूत अंतर पाया जाता है। आइए जानते हैं, एक साइड हमने संस्था को ले लिया है और एक साइड हमने समुदाय को ले लिया है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होती हैं इनमें अंतर। संस्थाएं समिति के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु अपनाई गई कार्य प्रणालियां हैं जैसे रीति रिवाज, प्रथा आदि, जबकि समुदाय के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह सम्मिलित होता है। नंबर 2 है, संस्थाएं कार्य प्रणालियां होने के कारण अमूर्त हैं जबकि समुदाय व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है। नंबर 3 पर है, संस्थाओं के अंदर समुदाय का अस्तित्व नहीं हो सकता जबकि समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं का अस्तित्व हो सकता है। नंबर 4 है, संस्था समुदाय का निर्माण नहीं कर सकती जबकि समुदाय संस्थाओं को निर्मित कर सकता है। नंबर 5 पर दिया हुआ है, संस्थाएं समुदाय के बाद अस्तित्व में आई है जबकि समुदाय संस्थाओं से पहले अस्तित्व में आए हैं। नंबर 6 है, हम संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते जबकि हम समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 7 पर है, समुदाय के अभाव में भी संस्था अस्तित्वहीन होती है जबकि संस्था के अभाव में भी समुदाय का अस्तित्व बना रह सकता है। नंबर 8 एवं लास्ट है, संस्थाएं लघु होती हैं जबकि समुदाय बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 में दिया हुआ है, द्वितीयक समूह का महत्व बताइए। तो आइए जानते हैं, द्वितीयक समूह का व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। नंबर 1 पर है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। वर्तमान युग श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये व्यक्ति पृथक पृथक कार्य करते हैं तथा एक कार्य अधिक दिनों तक करते करते उसमें विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। विशेषीकरण की योग्यता व्यक्ति को द्वितीयक समूह में प्राप्त होती है। नंबर 2 है, सामाजिक परिवर्तन द्वारा प्राप्ति। द्वितीयक समूह सामाजिक परिवर्तन द्वारा प्रगति में योग देते हैं। प्राथमिक समूह परिवर्तन पर रोक लगाकर सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन दूसरी ओर द्वितीयक समूह व्यक्ति को भविष्य के प्रति आशावान बनाकर परिवर्तन में प्रोत्साहन देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे समाज में आज यदि प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का प्रभाव कुछ कम हो सका है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि द्वितीयक समूहों ने नए व्यवहारों को ग्रहण करने की हमें प्रेरणा दी है। नंबर 3 पर है, व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति। द्वितीयक समूह में कार्यों की विशिष्टता पाई जाती है। छोटे से छोटे कार्यों के लिए द्वितीयक समूह बनाए होते हैं। इनमें व्यक्ति अपनी योग्यता द्वारा कार्यों की अधिक सुंदर ढंग से कर लेते हैं। ये समूह विशिष्ट कार्यों का संपादन करते हैं। नंबर 4 पर है, व्यक्तित्व को प्रभावित करना। व्यक्तित्व के संपूर्ण भाग का विकास तो प्राथमिक समूहों में होता है। द्वितीयक समूह तो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे संगीत, नाटक, साहित्य, चित्रकला की गोष्ठियाँ किसी विशेष हित के लिए निर्मित होती हैं। नंबर 5 पर है, प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास। द्वितीयक समूह अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है जिससे सदस्य अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर सकें। इसमें श्रम को महत्व दिया जाता है तथा मनुष्य को श्रम करने के लिए प्रेरित करता है। निष्क्रिय व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता, अतः वह समाज में सबसे पीछे हो जाता है। नंबर 6 है, कार्य और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। चूँकि
आधुनिक समुदाय आकार में बड़े होते हैं और उनमें विभिन्न वर्ग, जाति, संप्रदाय व रुचि के लोग रहते हैं तथा स्वार्थों की अधकतम पूर्ति के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस कारण उनके व्यवहारों को प्रथा, पड़ोस का डर, पंचायत जैसे प्राथमिक साधनों द्वारा नियंत्रण में रखना संभव नहीं होता। इसलिए उन पर द्वितीयक समूहों, पुलिस, कोर्ट, सेना आदि द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 में सामाजिक समूह की सदस्यता ऐच्छिक क्यों होती है? तो आइए जानते हैं ऐच्छिक सदस्यता क्या है। यह वास्तविकता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तथा इसके लिए किसी न किसी समूह का होना अनिवार्य है, किंतु व्यक्ति किस किस समूह की सदस्यता ग्रहण करेगा यह उसकी रुचि एवं आवश्यकता पर निर्भर है। कुछ अधिक महत्वाकांक्षी और एक साथ अनेक प्रकार की रुचियां रखने वाले व्यक्ति बहुत से समूह के सदस्य हो सकते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों के जीवन का क्षेत्र बहुत छोटा होने के कारण वे बहुत कम समूहों के सदस्य होते हैं। सामाजिक समूहों की सदस्यता इस दृष्टि से भी ऐच्छिक होती है कि व्यक्ति कभी कभी अपनी इच्छानुसार एक विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता छोड़ सकता है अथवा नए समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, सामाजिक समूह क्या है? तो आइए जानते हैं सामाजिक समूह क्या होता है। सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषाएं। मानव जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके कारण मनुष्य समूह निर्माण के लिए प्रेरित रहा है। मानव सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन अकेले कभी व्यतीत नहीं कर पाता है। वह जन्म जन्मांतर तक किसी न किसी के साथ रहता है और किसी न किसी से संबंध रखता है। इस प्रकार जब कुछ व्यक्ति मिलकर आपस में एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो उनके संग्रह को समूह कहा जाता है। संक्षेप में हम निम्नलिखित रूप से समूह की परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं। नंबर 1 पर है बोगार्ट्स ने अपनी परिभाषा दी है। एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की ऐसी संस्था को कहते हैं जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, उनमें सामान्य शक्ति हो और जो समान क्रियाओं में सम्मिलित हों। नंबर 2 पर है विलियम्स के मतानुसार एक सामाजिक समूह मनुष्य के उस निश्चित समूह को कहते हैं जो कि पारस्परिक संबंधित कार्य करते हैं, अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा परस्पर संबंधीकरण की इकाई के रूप में मान्य होते हैं। नेक्स्ट है इसमें एल्डरेज और मेरिल के अनुसार। एल्डरेज और मेरिल ने अपनी परिभाषा दी है। एक सामाजिक समूह में दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें एक अधिक लंबी अवधि से संचार का समूह होता है और जो एक सामान्य कार्य करते हैं। मैकाइवर ने अपनी परिभाषा दी है। समूह से हमारा तात्पर्य सामाजिक प्राणियों के किसी ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ विशेष सामाजिक संबंध स्थापित करते हों। इस प्रकार समूहों के सदस्यों में सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। ग्रीन के अनुसार एक समूह व्यक्तियों का एक संकलन है जो कि एक या अधिक हित व साधारण क्रियाएं रखता हो, जो कि संगठित होता है, अर्थात कुछ व्यक्ति नेतृत्व करते हैं, कुछ अनुसरण करते हैं तथा नियम व स्थितियां सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ मनुष्यों के द्वारा किन्हीं उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया गया संगठन सामाजिक समूह है। इन व्यक्तियों में परस्पर जागरूक सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। तो ये आपकी इस यूनिट से संबंधित सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आप अन्य यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, अतुलगी क्वेश्चंस को एवं लघुत्तरीय प्रश्नों को अच्छी तरह से प्रिपरेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।